Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay, PGT. In this video, we are going to discuss about the remaining portion of class 10 social science nationalism in Europe. ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किस तरह से नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को इस चैप्टर के साथ में खत्म करेंगे। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। तो आप याद रखिएगा कि दिस इज द पार्ट 4। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब वॉर तो बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी का किस तरह से दोबारा उदय हो रहा था, किस तरह से जर्मनी दोबारा से डेवलप हो रही थी, किस तरह से वहां पर क्या चीज वहां पर डेवलप होने वाली थी, कौन सा रूलर वहां पर आने वाला था, क्या सोशो इकोनॉमिक चेंजेस वहां पर होने वाले थे, उसके बारे में बात करेंगे कि जर्मनी दोबारा से किस तरह से रीडिफाइंड हुई। अब बात करते हैं इसमें कैन आर्मी बी आर्किटेक्चर ऑफ द नेशन। इसमें एक चीज पूछी हुई है, क्या किसी देश को बनाने में, क्या किसी देश को मजबूत खड़ी करने में, किसी देश के डेवलपमेंट में आर्मी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या आर्मी किसी देश को दोबारा से खड़ा कर सकती है? आप खुद बताइए, आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? जो किसी चीज को बनाता है। क्या आर्मी किसी देश को बना सकती है? तो क्या हम कह सकते हैं कि कैन आर्मी बी आर्किटेक्चर ऑफ द नेशन? तो बिल्कुल कह सकते हैं, यस। तो जर्मनी के अंदर भी यही चीज हुआ। तो अब आज में बात आती है नेशनल सेंटिमेंट्स की। अगर हम चाहते हैं कि आर्मी अपना रोल प्रोमिनेंट प्ले करे, किसी भी देश की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए लोगों के मन में अपने देश के प्रति फीलिंग डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में आपके देश के प्रति फीलिंग डेवलप होगी तो ऑब्वियसली आप अपने देश के जो आर्मी है उसको अच्छे मन से आप जो है पूरे आप कह सकते हैं निष्ठा से उसके साथ में खड़े होंगे और आप पार्टिसिपेट भी करेंगे आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो नेशनल सेंटिमेंट वाली फीलिंग थी लोगों के मन में, ये डालना या आप कह सकते हैं इनको जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर मैं किसी को जबरदस्ती आर्मी में डालूं तो वो काम उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। उस चीज को हम तभी कर सकते हैं जब हम मन से करें और लोग अच्छी तरह से उसके लोगों के मन में फीलिंग डेवलप हो। तो नेशनल सेंटिमेंट की जो फीलिंग थी वो किसने डेवलप करी? मोबिलाइज बाय जर्मन और इटली। जर्मन की कंट्री ने और इटली ने, इन दोनों ने लोगों के मन में जो नेशनल सेंटिमेंट्स की जो फीलिंग थी उसको दोबारा से डेवलप किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आर्मी में ज्वाइन करें। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जब आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो दोबारा से देश को री यूनिफाइड काम कर सकेंगे। यहाँ पर एक रेवोल्यूशन भी होता है 1848 में। ये रेवोल्यूशन फेल हो जाता है, ठीक है। अब प्रुशिया, इसके बाद में रेवोल्यूशन फेल होने के बाद में जो प्रुशिया है वो पूरा कंट्रोल ले लेती है और यहाँ पर एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वॉर चलते हैं 7 साल, किस किस के बीच में? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब हम बात करेंगे इससे आगे वाली चीजों के बारे में कि इससे आगे चीजें क्या हुई। इससे आगे की जो फैक्ट्स हैं उनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं आगे की चैप्टर में, और इस चैप्टर में क्या क्या लास्ट का जो फेज है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आर्मी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जाना कि 7 वॉर चलती है, 7 आप कह सकते 3 साल वॉर चलती है, 3 वॉर होती है, 7 साल तक चलती है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। अब इसके बाद में क्या होता है? जनवरी 87 में आपको जो कुछ डेट जो है वो याद करनी है। जनवरी 87 में क्या होता है? जनवरी 1871 में यहाँ पर क्या होता है उस चीज के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। यहाँ पर एक नए रूलर आते हैं जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, उनका नाम आपको याद रखना है, केसर विलियम। केसर विलियम यहाँ पर एक नए रूलर आते हैं जनवरी 1871 में, इनका नाम आपको याद रखना है। और ये आप कह सकते हैं जर्मनी को पूरा यूनिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? जर्मनी को यूनिफाइड करते हैं। आप यानी जर्मनी को एक कर देते हैं, ठीक है। और फिर जर्मनी को यूनिफाइड करके न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यू मॉडर्न स्टेट बनाते हैं इसको। यानी जो पुरानी चीजें होती है इनमें चेंजेस लेकर आते हैं। न्यू मॉडर्न स्टेट कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। न्यू मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट में क्या होता है? करेंसी का यूज होना स्टार्ट हो जाता है, बैंक
आपकी बैंक सेक्टर डेवलप हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कौन से रूलर थे, नाम था केसर विलियम। केसर विलियम ने यहाँ पर क्या किया, आप कह सकते हैं पूरी जर्मनी को यूनिफाइड किया, कुछ चीज़ों में चेंज से लेकर आए, पूरे मॉडर्न स्टेट कर दिया जर्मनी को। नई नई जो टेक्नोलॉजी थी, नई नई जो आप कह सकते हैं इन्वेंशंस थी, वो यहाँ पर यूज़ करी, उसके कंसेप्ट का पूरा न्यू किया। बाकी जो कंट्रीज थी उनसे कुछ चीज़ों को सीखा, करेंसी का यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, बैंक सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करा ताकि लोगों के पास में रोजगार हो। ये नई तकनीकें जो है केसर विलियम ने जर्मनी को यूनिफाइड करने के बाद में अडॉप्ट करी। ठीक है, तो ये तो था आपका मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली को जो है वो किस तरह से यूनिफाइड हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी का डेवलप याद अभी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन इन इटली, कि यूनिफिकेशन इन इटली किस तरह से हुआ। तो जब भी हम इटली का नाम लेते हैं तो एक लीडर का नाम हमेशा हमारे नाम में आता है, वो है गुज़ुपी मजीनी। इनका नाम हमें हमेशा याद आता है जब भी हम इटली को यूनिफाइड करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था किंग विक्टर, किंग विक्टर टू, इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पर आपको एक और इनका नाम याद रखना है, ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने देश को यूनिफाइड करने में, इटली को यूनिफाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल किया। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट पर्सन है जिनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है पूरी इटली को यूनिफाइड करने में। तो नेम आपको याद रखने हैं कि कौन से लीडर्स थे, कौन से रूलर्स थे जिनकी वजह से इटली पूरी यूनिफाइड हो सकी, एक साथ हो सकी। गुज़ुपी मजीनी, किंग विक्टर टू, और तीसरे यहाँ पर एक लीडर थे जिनका नाम था सीएम केवर, सीएम केवर। तो ये थे 3 प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम आपको याद रखना है, गुज़ुपी मजीनी, किंग विक्टर इमैनुअल टू, प्लस सीएम केवर। ये 3 ऐसे पर्सन थे जिनकी वजह से इटली को दोबारा से यूनिफाइड किया गया। तो जो सीएम केवर टू है, इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी फिलोसफी जो है अडॉप्ट करी, ये किस चीज में मानते थे। देखिए इनकी जो फिलोसफी थी, ना तो ये डेमोक्रेसी में मानते थे और ना ही आप कह सकते हैं ये किसी रेवोल्यूशन में मानते थे। ना तो ये विश्वास करते थे कि देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, ना ही किसी तरह के रेवोल्यूशन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। इनकी जो थिंकिंग थी वो इस तरह से थी। दूसरा, इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश किए दूसरी कंट्री से। कैसे, अगर हम बात करें कौन सी कंट्री से, तो गुड रिलेशन इन्होंने स्टैब्लिश किए। किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। फर्स्ट, कि नीदर न डेमोक्रेसी के फेवर में थे, नीदर रेवोल्यूशन के फेवर में थे। दूसरा पॉइंट ये कि स्टैब्लिश गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। किसी कंट्री का नाम बताना है तो फ्रांस का बता सकते हैं, फ्रांस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश किए। उस दूसरा, अगर हम तीसरी चीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी, ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेस थी, वो भी यहाँ पर इनके साथ में खड़ी होती हैं। आपको मैं बताती हूँ कि ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी 1859 में क्यों इनके साथ में होती हैं। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली को दोबारा से यूनिफाइड किस तरह से किया गया। तो इटली को यूनिफाइड करने में 3 प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनका नाम आप कह सकते हैं नाम लिया जाता है, गुज़ुपी मजीनी, किंग विक्टर इमैनुअल टू और सीएम केवर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या धारणा थी, इनकी क्या फिलोसफी थी। गुज़ुपी मजीनी की फिलोसफी तो आप जान चुके हैं ना, कि इन्होंने छोटे छोटे आप कह सकते हैं ग्रुप बनवाए थे, छोटे छोटे आप कह सकते हैं वो चीज़ बनवाई थी। लेकिन सीएम केवियर के बारे में आपको बता दूं, 3 प्रोमिनेंट चीज है जिनकी वजह से इटली को यूनिफाइड किया गया। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि श्रेय इनको दिया जाता है। वो ये था कि नीदर तो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, ना रेवोल्यूशन के फेवर में थे, किसी चीज के फेवर में नहीं थे। इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर रखे थे फ्रांस के साथ में। तीसरा, ऑस्ट्रिया फोर्सेस जो थी इन्होंने इनकी हेल्प करी। देखिए, ऑस्ट्रिया कंट्री जो थी उसने जर्मनी इटली की हेल्प क्यों करी, क्यों इन्होंने अपनी फोर्सेस यहाँ पर भेजी।
ऑस्ट्रिया की कंट्री को ये लगा कि जो वहाँ की किंग है इमैनुअल टू, हो सकता है उनकी जो रानी है उसको किसी दूसरे देश ने किडनैप कर रखा है, उसको किसी देश ने किडनैप कर रखा है, तो उसको मदद करने के लिए हमारी फोर्स की जरूरत है, या कोई ना कोई मुसीबत है इटली को, इसलिए हमें हाँ उनकी मदद करनी चाहिए। वहाँ की जो आम जनता थी उसके मन में ये वाली फीलिंग थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे कि इटली किस तरह से यूनिफाइड हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स को आप एज अ सब पॉइंट्स याद कर सकते हैं, आगे भी हम चीजों की डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे गुजिपी मजीनी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो सिर्फ फोर्सेस का ही सपोर्ट नहीं था, जो लोकल फीजेंट थे, गुजिपी मजीनी ने क्या किया, जो लोकल फीजेंट थे उनका भी सपोर्ट लिया, जो छोटे मोटे किसान थे उनका भी यहाँ पर आप कह सकते हैं पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है जो लोकल फीजेंट थे वो उन्होंने सपोर्ट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, लोग इलिटरेट थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट थी आप कह सकते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो फिजेंट्स थे, जो किसान थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर जो है इनका साथ दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक स्लोगन यूज किया गया जब इटली को यूनिफाइड किया जा रहा था, वो था ला इटालिया, ला इटालिया, ये स्लोगन यूज किया गया इटली के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है ये इस तरह की स्लोगन वहां पर यूज किए गए इटली के लिए। तो ये था ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो के साथ में चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज डू कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह से लगी, कैसी लगी, इसमें क्या चेंजेस आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं किसी इमेजेस का यूज यहाँ पर हो। दूसरी बात इसमें ये है, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ज्योग्राफी का जो एक चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे एक लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन है वो डिमांड की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी